अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम जी अपने एक नए व्लॉग में, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जो रिग्रेशन एनालिसिस हम कर रहे थे, हमारी जो वीडियोस ऑलरेडी चल रही थी, उसमें आज हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है और ये किस तरह से हमारे रिग्रेशन मॉडल की एक्यूरेसी के बारे में बताता है कि कितना हमारा रिग्रेशन मॉडल जो है ना वो अच्छा फिट हुआ है हमारे डाटा के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर कर लिए हैं वो आपको बताता चलो। हमने रिग्रेशन के बारे में क्लियर कर लिया है, रिग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया, लीनियर मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया, मल्टीपल मॉडल हमारा अभी रहता है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर हमने रेजिड्यूअल कर लिया, ये हमने देख लिया क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कर लिया, वो क्या होता है, उसकी वीडियोस ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने ये इसमें कॉन्सेप्ट में से कुछ समझना है तो आप वहाँ जाके इनको देख सकते हैं। आज हम जो करने लगे हैं वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपने जो वर्किंग की है, जो आपने काम किया है, वो किस हद तक आगे कारआमद आया है। तो चलें जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है। द वेरिएबिलिटी अमंग द वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड द टोटल वेरिएशन। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है अबाउट इट्स मीन, हमने एक जो मीन सेट किया हुआ है, जो हमने एक टारगेट सेट किया है, उससे जो वेरिएशन आ रही है, उससे वो जो डाटा दूर है, उसको कहते हैं उसकी टोटल वेरिएशन। हमारा एक टारगेट सेट होता है कि जी हमने एक टारगेट के मुताबिक अपनी सेल्स, लेट्स सपोज सेल्स अचीव करनी है हमने कंपनी की। अब जब वो सेल अचीव नहीं होती उस टारगेट के मुताबिक, तो वेरिएशन आ जाती है। तो उस वेरिएशन को कहते हैं टोटल वेरिएशन। कि अगर सेल से, हमारे टारगेट से सेल ज़्यादा हो गई है तो पॉजिटिव वेरिएशन है, अगर टारगेट से सेल कम हुई है तो वो नेगेटिव वेरिएशन है। इसको कहते हैं टोटल वेरिएशन। ठीक हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। y क्या है, वो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या लेट से आप कहें वो सेल्स जो अक्कर हो रही हैं, और y बार क्या है, वो सेल टारगेट हमने जो की हुई है कि हमने इस टारगेट के मुताबिक अपनी सेल अचीव करनी है, वो हमारा y मीन कहलाएगा। ठीक हो गया। दिस इज़ अ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। अभी जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, ये दो पार्ट्स पे डिपेंड करता है। दैट विच इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द एसोसिएटेड विद रिग्रेशन लाइन, कि रिग्रेशन लाइन जो हमने मॉडल फिट किया, एक वेरिएशन उससे एसोसिएट कर रहा होगा, और दूसरा क्या होगा, दैट विच द रिग्रेशन लाइन फेल्स टू एक्सप्लेन। एक ऐसा वेरिएशन जो हमारे, आप सिंपल अल्फाज में कहें, जो वेरिएशन एक्सप्लेन कर पाई है हमारी रिग्रेशन लाइन, और जो वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई हमारी रिग्रेशन लाइन, वो दो किस्म का वेरिएशन होगा। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम करेंगे तो वो टोटल वेरिएशन होगा। बात समझ आ गई इसमें। ये दो चीज़ें। अब हमने इनको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। जो हमारा एसोसिएटेड विद रिग्रेशन लाइन जो वेरिएंस होगा, वो हमारा होगा समीशन वाई हैट माइनस वाई बार का स्क्वायर। कि हमने एक टारगेट सेट किया है मीन, ठीक है, अपना एक सेल का हमने टारगेट सेट कर लिया। अब जो हमारी रिग्रेशन लाइन उस टारगेट से ऊपर नीचे होगी, तो वो रिग्रेशन लाइन का वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, कि उसने उस वेरिएशन लाइन को एक्सप्लेन कर दिया। और जो दूसरा है, जो वाई है, जो वाई अपने वाई हैट से आगे पीछे हो रही है, तो इस मीन के वो हमारा क्या कहलाएगा, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहलाएगा। अब इसको मज़ीद हम डायग्रामेटिकली देखते हैं और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें कुछ वैल्यूज़ के बारे में बताएगा ये, कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यूज़ हमेशा लाइज करेगी वन से 0 से लेके 1 के दरमियान। या इसका आंसर 0 आएगा, या 1 आएगा, या इसके दरमियान में कोई वैल्यूज़ आ जाएगी, 0.9, 0.8, 0.5 समथिंग, जो भी कुछ होगा, तो इसके दरमियान इसकी वैल्यू फॉल करती है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न हम आगे जाके देखते हैं कि क्यों इसकी वैल्यू इस दोनों के दरमियान में आती है, इसके अलावा नहीं आती। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि वैल्यूज़ अगर 0 आई है तो क्या मतलब हुआ, अगर वैल्यू 1 आई है तो इसका क्या मतलब होगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर स्क्वायर सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए क्योंकि हम डाटा सैंपल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आर स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। अ वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू 1,
अगर हमारे आंसर आ जाता है 1 तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा द 100% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ एसोसिएटेड विद द रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि वो जो हमारे वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वजह से जो हमारे वेरिएबल में चेंज आ रहा है वो टोटली का टोटली हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। व्हेन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, जब रिग्रेशन, जब कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन 0 हो जाएगा, इट्स मीन के जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कुछ भी वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में। डिपेंडेंट की जो सीरीज़ चेंज हो रही है हमारी, जो हमारे वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, उसमें चेंजिंग की ज़रा सी भी एसोसिएशन नहीं है इन वेरिएबल की वजह से जो हमने चूज़ किए हैं। हमें अपना वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। 0 का मतलब ये होगा, और 1 का मतलब ये हुआ कि ये जो हमने वेरिएबल चूज़ किए हैं पता लगाने के लिए कि हमारे y में जो चेंजिंग आ रही है क्या इन वेरिएबल की वजह से आ रही है। तो अगर 1 आ गया इसका मतलब 100% जो चेंज आ रहा है y के अंदर वो ड्यू टू दीज वेरिएबल्स आ रहा है। इट्स मीन हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है वो हमने सही चूज़ किया, सही फिट किया कि इसमें जो चेंजिंग आई है वो इन्हीं वेरिएबल की वजह से आई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वैल्यूज़ हमेशा इसके दरमियान में कहीं ना कहीं फॉल करती है। अब बात आ जाती है कि नेगेटिव आंसर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कोशेंट है दो चीज़ों का, ठीक है, ये फ्रैक्शन है दो चीज़ों की। कौन सी, न्यूमिनेटर में आता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और डिनोमिनेटर में आता है टोटल वेरिएशन। अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अगर सेम हो जाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा आ गया तो इट्स मीन आंसर क्या आपका आ जाएगा, 0 के सीरीज़ में आ जाएगा आंसर। तो ये रीज़न है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। कभी भी 2/4 जो है ना वो हमेशा पॉइंट में आ जाएगा, या 4/2 हमेशा 2 आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, 0 नेगेटिव में आंसर नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब आगे हमने एक एग्जांपल ले ली। फॉर एग्जांपल, इफ़ एनी क्वेश्चन हैव अ वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू 0.93, इस तरह अगर आपका एक आंसर आ गया तो इसका क्या मतलब होगा, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। ये इंडिकेट करता है कि 93% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन वाई इज़ एक्सप्लेन्ड बाय इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिर्फ 93% वेरिएबल जो है ना वो एक्सप्लेन कर पाया है, कि मतलब उसकी एसोसिएशन इसके साथ है। अगर इस वेरिएबल में आप चेंज लाएंगे तो 93% आपका जो है ना वो उस वेरिएबल में चेंज जो है ना वो इस वेरिएबल की वजह से होगा, और 7% जो है वो कोई और वेरिएबल हो सकते हैं, वो कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से वो उसमें हमारे वाई वेरिएबल में चेंजिंग आ रही है। तो ये इसका एक मेन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये इसका मेन लुबे लुबाब है। आगे अभी इसकी डायग्रामेटिकल समझ लेते हैं कि डायग्राम में ये क्या चीज़ें हैं, ये कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। लें जी, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ड्रा कर लिए, वाई एक्सिस और ये आपका क्या आ गया, एक्स एक्सिस आ गया। एक्स एक्सिस पे आपने तमाम एक्स की वैल्यू लगा ली, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपने वाई की वैल्यू लगा ली। अब ट्रेंड लाइन हमने जो ड्रॉ की है, जो हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं अल्फ़ा बीटा वैल्यू निकालने के बाद, एक्स की सारी वैल्यू पुट करने के बाद एक वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, उसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। वो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी क्या आ गई, ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। ये मैंने पहले भी रीज़न बताई थी कि यहाँ से क्यों स्टार्ट हुई है, यहाँ से 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुई, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट भी तो है इसके अंदर, कि मतलब अगर x कुछ भी नहीं है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, अगर वो 0 भी हो जाएं तो y अपनी वैल्यू कुछ रखता है, इस वजह से वैल्यू ये यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होती है। तो ये आपकी y लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें पता था कि हमने एक y का मीन सेट किया हुआ है और एक x का मीन सेट किया, जिसे हमने टारगेट सेल कहा था। वो टारगेट सेल हमेशा y के दरमियान में ही होगा, कहीं ना कहीं ये 0 है y और ये ऊपर y है, तो वो कहीं ना कहीं y के दरमियान में फॉल कर रहा होगा। तो वो हमने एज्यूम कर लिया जी यहाँ पे y का मीन आ रहा है, ठीक है। इस मीन को हमने सीधी लाइन को ड्रा किया तो उसने इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया एक इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर हमने कहा जी x का भी तो कोई ना कोई मीन है ना, जाहिर बात है कि x की वैल्यू उसका भी कोई मीन है। तो वो मीन लेट्स सपोज यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे कर लें, कहीं और पे कर लें, कहीं ना कहीं जाकर इसने इसको इंटरसेक्ट ज़रूर करना है। ये हमारा यहाँ पे एक मीन इंटरसेप्शन पॉइंट आ गया। अब जो तो ट्रेंड लाइन मीन के अंदर आ रही है उसको तो ना एक्सप्लेन्ड और ना अनएक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो मीन के अंदर ही फॉल कर रही है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। हाँ, जो मीन से अबव चली गई है लाइन
उसे हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएंस हमने हमारी ट्रेंड लाइन ने एक्सप्लेन किया है और कौन सा वेरिएंस हमारा ट्रेंड लाइन ने एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखें ना, एक चीज़ हमने टारगेट सेट किया मीन के, हमने लेट्स सपोज 1 मिलियन सेल करनी है, तो जो 1 मिलियन के अंदर आ गई उसे तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि भाई ये वेरिएंस हमारा हुआ है या नहीं हुआ, वो तो ऑलरेडी हो ही रहा है, हमारा वाई इंटरसेप्ट की वजह से हो रहा है। तो जो वेरिएंस वेरिएबल की वजह से आया वो हमने एक्सप्लेन करना है, उसमें से बनेगा टोटल वेरिएंस और एक्सप्लेन वेरिएंस और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। अब वो देखें कैसे, यहाँ तक तो समझ आ गया कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट इनका मीन का आ गया। अब मीन से जो ऊपर वाली ये ट्रेंड लाइन जा रही है ये वाली, इसका नाम क्या है, वाई हैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक हो गया, ये हमारी वाई हैट है। अब इससे ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। लेट्स सपोज हमने एक x की वैल्यू ले ली, यहाँ से एक x की वैल्यू हमने ड्रॉ की और वो हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक हो गया, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हम कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो हमारा टोटल वेरिएंस है। इस मीन से ऊपर और जो वैल्यू ट्रेंड लाइन से भी ऊपर चली गई है, ट्रेंड लाइन की भी पहुँच में नहीं आई, वो हमारा क्या है, टोटल वेरिएंस है। ठीक है, वाई माइनस वाई बार जो है वो हमारा टोटल वेरिएंस है कि हमारी ये वैल्यू हमारी ट्रेंड लाइन के कवर में नहीं आई है, तो इसका मतलब ये हमारा टोटल वेरिएंस हुआ। अब इसमें से जो ट्रेंड लाइन से अबव वाला हिस्सा है वो हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, सॉरी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। एक्सप्लेन्ड वेरिएंस इसलिए इसको कहेंगे क्योंकि ये हमने हमारी ट्रेंड लाइन ने इस वैल्यू को कवर कर ली है, जबकि अगर ये वैल्यू देखें तो इसको हम कवर नहीं कर पाए। इधर जो भी डॉट आएंगे नीचे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे क्या आएंगे, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस का हिस्सा रहेंगे, जबकि ये जो ऊपर वाला है ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस का हिस्सा है, क्योंकि ये जितने भी डॉट यहाँ पे आ रहे हैं ये अनएक्सप्लेन्ड है, इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, ये वाई है ऊपर वाले हिस्से, और ये हमारी क्या है, लाइन वाई हैट है। तो अनएक्सप्लेन्ड का जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, वाई माइनस वाई हैट, ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है यहाँ से यहाँ तक। जबकि जो टोटल वेरिएंस है ऊपर से नीचे तक, तो ये चूँकि वाई वैल्यू है यहाँ से, तो वाई से जो उसके मीन का डिफरेंस है ये वाई माइनस वाई मीन, ये डिफरेंस क्या है, असल में टोटल वेरिएंस है, जिसे हमें जज करने के लिए ट्रेंड लाइन बनानी थी। हमने ट्रेंड लाइन बनाई, लेकिन ट्रेंड लाइन ने इसको भी इस चीज़ को वेरी ना कर पाया, इस चीज़ को एक्सप्लेन ना कर पाया, इस वजह से हमारा ये यहाँ पे टोटल वेरिएंस है। इसमें से जिस हिस्से को उसने एक्सप्लेन कर दिया वो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, और जिसको ना कर पाया वो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। नीचे वाला हिस्सा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, और ये किसका डिफरेंस होगा, वाई हैट माइनस वाई बार का। क्लियर हो गई है डायग्राम। इस डायग्राम के ज़रिए हमें पता चल गया एक्सप्लेन्ड वेरिएंस क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस क्या होता है, टोटल वेरिएंस क्या होता है। ये उनकी इक्वेशंस बन गई हैं। अब इनको हम मैथमेटिकली फार्मूले की फॉर्म में देख लेते हैं कि फार्मूला कैसे ड्राइव करना है। हमने सीखा कि आर स्क्वायर बराबर होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस। ठीक हो गया, टोटल वेरिएशन जो आ रही है उसमें टोटल वेरिएशन हमने पढ़ा था जी, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे एक्सप्लेन्ड वेरिएशन में वाई हैट माइनस वाई बार स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्क्वायर हम क्यों लेते हैं, ताकि जो वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है उसको सम करने से वो इफेक्ट ख़त्म ना हो जाए, हमें कुछ वैल्यूज़ आ जाए, इस वजह से हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लेते हैं। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला। अगर आपने इस तरह नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला करना है, तो डायरेक्ट वाला फार्मूला भी ये गिवन है यहाँ पे। उसी तरह हम इसको यहाँ पे वाई हैट की जगह क्या करेंगे, पूरे का पूरा वो जो उसका मॉडल है वो फिट करेंगे, ए प्लस बी एक्स, और पूरी इक्वेशन को हम समीशन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये इक्वेशन ड्राइव होकर आ जाएगी। हमें इसकी ड्राइव की तरफ नहीं जाना, हमें जस्ट इस फार्मूले को याद रखना है। ए समीशन वाई प्लस बी समीशन एक्स वाई हो गया, ठीक है, और माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और डिवाइड करना है समीशन वाई स्क्वायर से माइनस समीशन वाई होल का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला कवर हुआ। अब हम इसकी ज़रा प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं, एक्सेल के ऊपर चले जाते हैं ताकि वहाँ पे हमें मज़ीद क्लियर हो जाए। ओके जी, अब तक हमने जो था थ्योरेटिकली देखा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को, कि वो होता क्या है, उसकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं और वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब हम उसका न्यूमेरिकली सॉल्व करके देख लेते हैं कि न्यूमेरिकली उससे कैसे हमें पता लगेगा किस तरह से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग का बायस बनता है। जैसे हम यहाँ पे अगर हम देखें एक डाटा को, ये डाटा हमने एक्स वेरिएबल लिया और ये वाई वेरिएबल लिया। अब इसमें अगर तो सिंपल चेंज आ रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि जी सिंपल क्या है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक वैल्यूज़ ले लेते हैं, इधर हम वैल्यू लिख लेते हैं जी 1 2 3 4, ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यूज़ है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 20 30 40,
ये आ गया। हम कहते हैं कि ये वेरिएबल है x और ये वेरिएबल है y। हमने कहा जी वेरिएबल, अब हम इस डाटा को देखकर ही कुछ इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, हमें किसी एस्टिमेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें x की एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और वहाँ पे कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, और वो कंसिस्टेंट है, वो जैसा ऊपर आ रहा है वैसा ही आगे आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसके लिए हमें किसी इन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है, ना किसी एस्टिमेशन की ज़रूरत है। जो पैटर्न चल रहा है हम उसी के पैटर्न के मुताबिक इसको ड्रॉ कर देंगे। तो जहाँ पर अनसर्टेनिटी आ जाए वहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कह लेते हैं जी ये 3, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की कितनी है, 10 है। फिर x की वैल्यू 5 हो गई, 2 वैल्यूज़ इंक्रीज़ हुई, और जबकि इसमें कितने का इंक्रीज़ आया, 2 का इंक्रीज़ आया। चलो जी हम यहाँ तक भी बात मान लेते हैं कि x का अगर 2 इंक्रीज़ होगा तो y में भी 2 इंक्रीज़ होगा। अगर ये पैटर्न सेम रहा तो इट्स मीन कि कोई वेरिएशन नहीं है इसमें, कोई भी इसमें एस्टिमेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो पैटर्न है वही आगे चलता रहेगा। लेकिन अब आगे देखें, इसमें 1 का इंक्रीज़ हुआ और इसमें कितने का इंक्रीज़ हो गया, 3 का इंक्रीज़ हो गया। फिर आगे 3 का इंक्रीज़ हुआ और उसमें भी 3 का इंक्रीज़ हो गया। फिर 1 का इंक्रीज़ हुआ और इसमें अचानक 10 का इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो गई है। हम डाटा को देखकर ही कुछ इन्फरेंस ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ अनएक्सपेक्टेड सी वैल्यू हो रही है। तो इसके लिए हमें अपना रिग्रेशन मॉडल ड्रॉ करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना इफेक्ट डाल रहा है। अच्छा, हमने रिग्रेशन मॉडल ड्रॉ कर लिया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद हमने एक रिग्रेशन मॉडल उनको बनाकर दिया अपने कंपनी को। अब हमें कैसे पता लगेगा, या वो कौन सी ऐसी मेजरमेंट है जो बताएगी कि अच्छा इस वेरिएबल ने कितना चेंज एक्सप्लेन किया है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल में आ रहा है। हमने अगर सिंगल वेरिएबल लिया है तो वो सिंगल वेरिएबल बताएगा कि कितने % मेरी वजह से चेंज आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में। लेट्स से अगर हम एक सेल और एडवर्टीज़मेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि एडवर्टीज़मेंट और सेल के रिलेशन से हमारा जो मॉडल बना, उस मॉडल की हमने जब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाला तो उससे हमें पता चला कि कितने % एडवर्टीज़मेंट से सेल में चेंज आता है। ठीक है, या और भी कोई फैक्टर हैं जो सेल को चेंज करते हैं, इन्हेंस करते हैं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हैं, तो वो और भी फैक्टर हैं, या सिर्फ एडवर्टीज़मेंट ही हमारी कंपनी में ऐसी है जो सेल को बढ़ा या कम कर रही है। तो हमने अब यहाँ पर वो करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नेसेसरी कैलकुलेशन पहले से कर ली ताकि टाइम से वो जो x² मैंने निकाल लिया, xy निकाल लिया, मल्टीप्लिकेशन चूँकि मुझे अल्फ़ा बीटा में इन दोनों की ज़रूरत पड़नी थी वो मैंने यहाँ पर करके इनका अल्फ़ा बीटा निकाल लिया। ये रहा बीटा और ये रहा अल्फ़ा। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। इसको मैंने अपने वाई ट्रेंड में यूज़ किया वाई हैट निकालने के लिए। वाई हैट का क्या फार्मूला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स, तो वो मैंने यहाँ पे फार्मूले की सूरत में किया और ये हमारे पास सारे का सारा क्या आ गया, वाई हैट आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला क्या है कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को डिवाइड करना है टोटल वेरिएशन से। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का फार्मूला क्या है, समीशन वाई हैट माइनस वाई मीन वाई बार, तो हमने उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वाई हैट तो निकाल लिया, उसके बाद हम इसको मीन में से माइनस करेंगे। ये रहा हमारा मीन वाई का। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, अपने हर वाई हैट में से अपने एक मीन जो वैल्यू है उसको माइनस किया, तो हमारे पास ये मीन वाली वैल्यू आ गई। इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास जो हमारे रिक्वायर थी फार्मूले में हमारे पास वो वैल्यू आ गई स्क्वायर वाली, और हमने सम किया तो हमारे पास ये आ गया सम। ये हमारे पास न्यूमरेटर आ गया, फार्मूले के ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास ये आ गया। अब नीचे वाला हिस्सा है टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन क्या है कि वाई अपने मीन से कितना दूर है, कितना वेरी कर रहा है, तो वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वाई को पहले अपने वाई मीन से डेविएट करवाया, डेविएट करवाने के बाद हमने इसमें से क्या किया, ठीक हो गया, हर वैल्यू को हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया वाई माइनस वाई बार। इसका हमने जब स्क्वायर लिया आगे तो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई और हमारे पास एक सम आ गया 646 का, और यहाँ पे 616 है। अब हम ये देख रहे हैं, अब इसमें ये जो चीज़ है इसको कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, कि हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ये रहा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, और ये रहा आपका टोटल वेरिएशन। अब आपने इसको करना है डिवाइड, यहाँ पर आप रखेंगे न्यूमरेटर, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, बल्कि यहाँ पे मैंने किया भी है इसको। ये मैंने कहा कि जी सबसे पहले एक्सप्लेन रखेंगे ऊपर और डिवाइड करेंगे टोटल वेरिएशन से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.95। अब ये 0.95 क्या है, इसको आपने इंटरप्रेट करके देना है कंपनी को,
ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हमारा वेरिएबल का इस पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा है। 0.95 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 95%। ठीक है, तो आपने ये कहना है कि 95% जो चेंज आ रहा है y में वो ड्यू टू दिस वेरिएबल है, और जो बाकी 5% रह गया है 100 में से वो किसी और वेरिएबल की वजह से चेंज आ रहा है। तो इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक हो गया, ये आपने इंटरप्रेट करना है। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर 0.95 मीन 95% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द वाई इज़ ड्यू टू बाय इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद एक्स। ठीक है, ये लाइन आपने क्वेश्चन के एंड पे लिख देनी है कि जो वाई में वेरिएबिलिटी आ रही है, जो चेंज आ रहा है, इट्स ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ 95%, जितनी भी आपकी वैल्यू आएगी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का। इससे आपको ये पता चलता है कि हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है, जो हमारा वेरिएबल है, वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन का कितने % बायस बन रहा है। अगर उससे कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब हम इस वेरिएबल में कुछ तब्दीली करें या ना करें, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग आ गया है, इट्स मीन ज़रा सी भी चेंजिंग अगर आपने अपने इस वेरिएबल में की तो वो ह्यूज अमाउंट का चेंज लेकर आएगी, किसमें, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।